नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका युवाओं पर आधारित हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है बोलो बोलो मुंह तो खोलो। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं रीवा के पेंटियम पॉइंट कॉलेज में। आज के हमारे युवाओं से हम जानेंगे उस खास मुद्दे पर उनकी क्या राय है जो इस वक्त पूरे देश में गूंज रहा है। जी हाँ, श्रद्धा मर्डर केस की हम बात कर रहे हैं और इस पूरे केस पर हम बातचीत करेंगे, युवाओं की राय लेंगे कि आज के इस टाइम में, आज के इस सिनेरियो में किस तरह की वारदातों को, किस तरह की घटनाओं को वो देखते हैं और उस पर उनका क्या नजरिया रहता है। उससे पहले मुझे महात्मा गांधी की वो लाइनें याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा था, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। चेंज यानी बदलाव, और बदलाव आज के समय में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। आज का युवा पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहे इन बदलावों को किस तरह से देखता है और अपने जीवन में कैसे आत्मसात करता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं जो अपनी राय रखेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कृति, अगर मैं आपका नाम सही बोल पा रही हूँ। कृति, आज के टाइम पे जब हम देखते हैं सोशल मीडिया हो और हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हों, खास करके उन प्लेटफॉर्म्स की मैं बात करूं जो डेटिंग ऐप्स रहते हैं, डेटिंग ऐप की जब हम बात करते हैं तो इफ़ आप किसी डेटिंग ऐप को ज्वाइन करती हैं तो उस दौरान आपका मकसद यही रहता है कि आप डेटिंग के लिए किसी पर्सन को चुनेंगी, उससे बातचीत करेंगी, उसको जानने की कोशिश करेंगी। क्या आपको लगता है कि इन डेटिंग ऐप्स की रियल में आपको ज़रूरत है या सिर्फ एक फ़न या टाइम पास के लिए लोग इसके लिए आगे बढ़ते हैं? मैम, मेरा मानना है डेटिंग ऐप्स की लोगों को रियल में ज़रूरत है, क्योंकि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल और उसे एक पार्टनर की बहुत ज़रूरत होती है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो डेटिंग ऐप्स का जो रोल है वो एक इंडिविजुअल को पार्टनर देने के लिए, ताकि वो अपने लाइफ के सारे सॉरोज और जॉय को शेयर कर सके रादर देन फन और कॉमिक थिंग्स के लिए। क्योंकि डेटिंग ऐप्स हेल्प अस टू बी अ बेटर पर्सन। इफ़ यू नो समवन जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सके तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पेरेंट्स और सब में जनरेशन गैप थोड़ा सा तो होता है, नो मैटर क्या हो, बट अगर लाइक माइंडेड पीपल हमारे जैसा मिल जाए तो इट वुड ऐड टू अ ह्यूमन वैल्यू। सो आई थिंक सो कि डेटिंग ऐप्स इज़ अ गुड वर्क फॉर ह्यूमन सोसाइटी। कृति ने कहा कि एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, तो वो पार्टनर हमारे घर में भी तो मौजूद होते हैं। हमारे जो सिबलिंग्स हैं या कजिन्स हैं, कभी कभी हम अपने सिबलिंग्स के साथ जेलअप नहीं हो पाते लेकिन कजिन्स के साथ जेलअप हो जाते हैं, तो क्या वो एक अच्छे पार्टनर नहीं होते? क्या हम उनके साथ अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर पाते? जैसा कि कृति ने अभी बताया कि हमें डेटिंग ऐप की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं, पर मेरा ये मानना है कि हमें डेटिंग ऐप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जो युवा है वो रियल लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि वो रियल लाइफ को भूल चुका है। अगर हम देखें कि हमारे आसपास जो हमारे फ्रेंड सर्कल, हम भी उनसे भी नॉर्मल बात कर सकते हैं, अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं जो अभी हम लोग का टीनेज जो ग्रुप होता है वो अगर देखा जाए तो एक जनरेशन गैप को हम लोग देख सकते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं उनसे हम ओपनली बात नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही ये बोला जाता है कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं, हम उनसे शेयर नहीं कर पाते, तो मतलब ओपन अप नहीं हो पाते हैं। पर ऐसा भी नहीं कि हम डेटिंग ऐप्स को यूज़ करें, उन स्ट्रेंजर से बात करें जिन्हें हम जानते ही नहीं हैं, मतलब जिन्हें हमने कभी फेस नहीं किया। हम ये नहीं बता सकते कि वो ऑन द मतलब नेट पे कैसे हैं, मतलब रियल लाइफ में कैसे हैं, रियल लाइफ में कैसे, क्योंकि वो शो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग को। तो बेटर मेरे ख्याल से ये है कि हम अपने सराउंडिंग्स के लोगों से मिले, उनसे इंटरेक्ट करें, तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल, यानी ये कहा जाए कि हम रियल वर्ल्ड में ज़्यादा इंटरेक्शन करें रादर देन रील वर्ल्ड में या वर्चुअल वर्ल्ड में, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो वो पोर्ट्रे कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वो है या नहीं है। जब हम डेटिंग ऐप्स की बात करते हैं, डेटिंग ऐप्स में आप जब कुछ क्राइटेरियाज को करते हैं, आपका इंटरेस्ट आप दिखाते हैं कि किन में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो क्या ये इंटरेस्ट भी कभी कभी बैकफायर कर जाते हैं और हम बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं किसी ऐसे, क्योंकि श्रद्धा के केस में श्रद्धा और आफताब एक दूसरे से डेटिंग ऐप पे मिले, एक साथ काम कर रहे थे, वो शायद जॉब में भी साथ में रहे, और उसके बाद श्रद्धा की अपनी एक्सपेक्टेशंस होंगी आफताब से, आफताब की अपनी एक्सपेक्टेशंस होगी श्रद्धा से। क्या कभी कभी एक्सपेक्टेशंस ही हमें ऐसे क्राइम करने पर मजबूर कर देती कि मैंने सोचा था ये ऐसी होगी, ये ऐसी नहीं है, सो आई विल किल हर? अकॉर्डिंग टू मी, आज के टाइम पे जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमें खुद डिफाइन करनी चाहिए। ये हम लोग इमेजिनरी वर्ड पे नहीं बना सकते हैं। एक्चुअल में जो भी लोग रियल लाइफ पे दिखा रहे हैं, पर हम लोग उसको चेक तो कर सकते हैं एक्चुअल में क्या वो रियलिटी है जो भी उन्होंने रियल लाइफ में दिखाई है। हो सकता है कि वो बस और बस फेकनेस ही है, तो हम लोगों ने अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हाई बनाई क्यों? और हम लोग हमारी एक्सपेक्टेशंस को इस तरीके से रख सकते हैं कि जिससे हमें हर्ट नहीं हो। हमें पता है, जैसे श्रद्धा के केस में था, उसे पता था कि उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, बट जैसे ही उसकी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हुई, उसने उसके साथ मारपीट की, तो ये उसे समझ जाना चाहिए था ना कि मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हर्ट हो रही है, तो वो उस रिलेशनशिप से अलग हो सकती थी। उसने यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती की थी।
बिल्कुल, रिलेशनशिप्स की अब बात हो रही है। मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप एक वर्ड आजकल बहुत सुन रही हूँ, और ज़्यादातर लोग जो या तो एक तरफा वाले होते हैं उनके में टॉक्सिसिटी नहीं होती, क्योंकि वो तो एक तरफा वाले हैं। मुझे लगता है बहुत से लड़के ऐसे होंगे इस दुख के साथ, एक तरफा वाले। यूथ है तो मैं इस विषय पे आपसे बात कर सकती हूँ, लेकिन जिनके रिलेशनशिप्स हैं, जो रिलेशनशिप में कई लंबे सालों तक रहते हैं, उनका भी रिलेशन जो है धीरे धीरे टॉक्सिसिटी के आगे बढ़ जाता है। हर रिलेशन की मैं बात नहीं करी, कुछ रिलेशन एग्जाम्पल बनते हैं, लेकिन कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं और एक पार्टनर उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है। तो क्या ऐसे में हमें खुद ये टॉलरेंस लेवल अपना एक बना लेना चाहिए कि मैं इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं करूँगी, अगर इस लेवल को कोई भी क्रॉस करता है, चाहे वो मेरे लिए कितना ही क्यों। क्योंकि लड़कियों की खास करके ये बात कही जाती है कि लड़कियां दिल लगा लेती हैं, और उस दिल लगाने के चक्कर में लड़कियां हर वो चीज़ करती हैं जो उनके कंफर्ट जोन से बाहर होता है। यहाँ पे 5 लड़कियां हैं, मैं इनमें से ही जानना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि एक टॉलरेंस लेवल सेट करने की ज़रूरत है कि अगर कोई मारपीट कर रहा है या गाली गलौज कर रहा है तो हमारा ये मूव होना चाहिए कि हम उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाए? इस जो श्रद्धा वाले केस या किसी भी रिलेशनशिप के बात करें अगर हम, तो हमारा जो टॉलरेंस लेवल है वो हमको खुद डिफाइन करना चाहिए कि हमको इतनी टाइम तक किसी चीज़ को टॉलरेट करना है, उसके बाद नहीं करना है। और अगर गर्ल्स की बात करें तो एक वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए उनमें आपस में, कि वो इमोशनली स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ताकि वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहें कि अगर उनको उनके इमोशंस ज़्यादा हैं तो वो उससे हट कर अपने डिसीजन खुद ले पाएँ जो उनके लिए सही हैं। इमोशंस में बहकर किसी इंसान के छोटी मोटी तारीफ़ों से, या फिर उनके किसी अगर इंडिपेंडेंटली वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, इस चक्कर में वो भी कभी भी कोई डिसीजन ना लें, वो फ्री रहें एकदम से। लेकिन बाय चांस अगर मैं यहाँ पे प्यार का फैक्टर जोड़ दूँ, जैसे श्रद्धा प्यार में थी, वो एक जॉब ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड भी थी, और वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिली से थी, अच्छी एजुकेटेड फैमिली से थी, और अपने एक जॉब भी कर रही थी, तो यानी ये कहा जाए कि वो समझदार तो थी, लेकिन उसकी समझदारी वहाँ कम क्यों हो गई जहाँ आफताब आ गया? यानी ये कहा जाए लड़कियों की कमज़ोरी प्यार क्यों बन जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सोचते हैं कि हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एक अपने आप में सिनेरियो सेट करना चाहिए कि हमारी जो लिमिटेशंस हैं वो हमें खुद डिफाइन करनी चाहिए कि हम ठीक है, हम पर्टिकुलर इंसान से अगर हमारा लगाव है, हमारा प्रेम है, तो हम इस हद तक उनकी बातों को टॉलरेट करेंगे। यानी कि कोई अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल की, कि अगर हम नीम को कितनी भी बार टेस्ट करेंगे तो बार बार टेस्ट करने से वो मीठी नहीं लगने लगती। उसी प्रकार अगर हम किसी इंसान के साथ में रह रहे हैं तो हमको 1-2 टाइम के बाद पता चल जाता है कि इंसान अगर हिंसा के प्रति जा रहा है, हिंसक है, तो हमें उससे अपने आप को अलग कर लेना चाहिए उसी टाइम पे, क्योंकि हमको पता है कि थोड़ी देर बाद ही हमारे सुधारने से या फिर ऐसा उसकी कोई मेंटेलिटी चेंज नहीं होने वाली कि वो अपने आप को बदल लेगा या फिर कुछ ऐसा कर लेगा। बिल्कुल, तो अभी तो बात होगी श्रद्धा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि श्रद्धा को क्या समझना चाहिए था। हम आफताब के पॉइंट ऑफ व्यू में जाती हूँ, लड़के भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। आफताब के पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर हम जाएं तो ऐसा तो है नहीं कि लंबे समय से ये रिश्ता चल रहा था तो आफताब ने उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट ना किया हो, एफर्ट्स तो आफताब के भी रहे होंगे, तभी तो श्रद्धा का इतना दिल लग गया था उससे। तो क्या आफताब ने कितने हैं यहाँ पे मुझसे सहमत करेंगे कि आफताब ने प्यार किया होगा, श्रद्धा से प्यार किया होगा, या फिर एक अटैचमेंट ही था उसको जो समय के साथ कम हो गया? पहले तो लव इज़ नॉट ब्लाइंड, आई वुड से लव ट्रस्ट कंपैटिबिलिटी इश पर बना हुआ है। तो जो लोग कहते हैं प्यार की एक डेफिनेशन होती है, हमें एक ट्रस्ट चाहिए, पार्टनर चाहिए, जॉय स्टोरी जो मैंने पहले भी बोला। लव जो दिखाया जाता है इट्स नॉट अबाउट कंसेंशुअल प्लेजर की दिखाया जाता है, बॉडीली डिमांड के लिए लव नहीं होता। लव इज़ फॉर समथिंग नॉट फिजिकल, इट इज़ अबाउट फिजिकल, इट्स अबाउट मेंटल, क्योंकि एक एज के बाद वी आर मोर अबाउट ओपन थिंग्स, व्हाट इज़ हैपनिंग, हमारी सराउंडिंग में क्या हो रहा है। तो लव की डेफिनेशन हमें इस हिसाब से सोचनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं रियल और वर्चुअल वर्ल्ड की, हम सोशल मीडिया में सब बहुत ज़्यादा कंसल्ट रहते हैं अपनी सोशल मीडिया को लेकर, तो सोशल मीडिया से जुड़े क्या क्या पॉइंट्स आप आजकल देख रहे हैं? अगर आप अपना पॉइंट रखते हैं तो क्या वहाँ पे वो एक लिबरल और कम्युनिस्ट वाला भी एक बैंड आपको लगा दिया जाता है? किस तरह से आप आजकल के सोशल मीडिया को करते हैं, कैसे कैटेगराइज करेंगे? मैम, जैसे आपने यहाँ कहा कि सोशल मीडिया पे हमको हमको यूज़ करने के लिए होता है कि हम उसको यूज़ कैसे करते हैं। सोशल मीडिया को बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए कंफर्टेबल महसूस होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अनकंफर्टेबल होते हैं। तो हमको चूज़ करने में होता है कि हम अच्छी चीज़ों को लेते हैं कि बुरी चीज़ों को लेते हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया का बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो सही हैं या गलत हैं। सोशल मीडिया में धार्मिक या वैचारिक रूप से लिया जाए तो बहुत से ऐसे संगठन हैं जो छात्रों को या जो भी संगठन उनको बहकाया जा रहा है बोल के। मैं किसी पार्टिकुलर एक धर्म को नहीं बोलता हूँ, जो भी हो, हम एक भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय धर्म के अनुसार
या भारतीय नागरिक के अनुसार ये हमारा कर्तव्य होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता, अपने भाई बहन या गुरुजन जो भी हमको शैक्षणिक तौर पे शिक्षा देते हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी बहन की बहन नहीं है, जैसे हम अपनी बहन को मानते हैं तो दूसरी भी हमारे लिए उसी तरह बहन होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और ये एक पॉइंट हो सकता है कि हम किस तरह से सोशल मीडिया पर देख रहे चीज़ों पर अपना रिएक्शन एक सेट करते हैं। कि अगर हम फिल्मों की अगर हम बात करें, बहुत सारी फिल्म ऐसी होती हैं जो सुर्खियां बन जाती हैं आई गेस, है ना। तो उसमें भी हम ये देखते हैं कि उसमें भी दो धड़ हो जाते हैं, कुछ उसको सपोर्ट में होते हैं, कुछ उसके मतलब अगेंस्ट हो जाते हैं। और अगर उस अगेंस्ट में हम देखें, अगर वहाँ पे कोई किसी रिलीजन की बात हो जाए, किसी कास्ट की, किसी ग्रुप की बात हो जाए, तो वहाँ पे एक जंग छिड़ जाती है। तो इसका मतलब कि हम भी वही देखना चाहते हैं अपने सोशल मीडिया पे जो हमें पसंद होता है, वरना हम तुरंत उसका डिनाई करने लगते हैं या उसका विरोध करने लगते हैं। आज के टाइम पे आपको लगता है, जैसे हम हमारे पेरेंट्स की बात करें, बहुत सारे मीम्स बनते हैं। मीम्स तो आप सभी लोग बहुत शेयर करते होंगे। बहुत से मीम्स बनते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि हम पेरेंट्स के मोबाइल्स, उनकी ब्राइटनेस लेवल, उनके रिंगटोन्स या उनके व्हाट्सएप मैसेजेस को डिस्कस करते हैं। हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो लेस कूल है या लेस डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू हम जितने आगे बढ़ रहे हैं या न्यू जनरेशन? हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे पेरेंट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं हमारे साथ? इसमें सबसे पहले हमें अपने पेरेंट्स को समझना चाहिए, उनकी बातों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। लोग आज के डेट में क्या करते हैं कि उनको कोई भी चीज़ वो बोल देते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, ये हमारे पेरेंट्स गलत बोल रहे हैं, उनको समझते नहीं हैं वो। हमें अपने पेरेंट्स को समझना चाहिए, और अगर वो कोई चीज़ बोल रहे हैं तो वो हमसे ज़्यादा दुनिया देखे हैं, हमसे ज़्यादा कुछ उनको नॉलेज है। आज के बच्चे क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ जान गए तो उनको लगता है कि नहीं, पेरेंट्स कुछ नहीं जानते, उनसे ज़्यादा हमें पता है, हम जानते हैं, पेरेंट्स तो ऐसे ही हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। बट ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत दुनिया देखी, उन्हें हर चीज़ पता है कि हमारी बच्ची कैसी है, उनके साथ लोग हैं तो वो कैसे हैं, हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, किसके साथ। बिल्कुल। अभी जैसे अगर श्रद्धा वाले केस में देखा जाए, उनके पेरेंट्स, उनके फादर ने मना किया था कि आप आफ्ताब के साथ आगे कंटिन्यू मत करो रिलेशनशिप, ही इज़ नॉट गुड फॉर यू। बट श्रद्धा ने एक बात कही थी कि शी इज़ 25 और वो अब एलिजिबल है अपने लाइफ के डिसीजन लेने के लिए। कितने लोग यहाँ पर हैं जो ये मानते हैं कि हम एक एज पे आने के बाद इतने सक्षम हो जाते हैं कि हम डिसीजन ले सकते हैं विदाउट पेरेंट्स कंसेंट? मैम, आफ्टर 21 वी आर एलिजिबल, हम अपने जीवन के फैसले लेने के लिए काबिल होते हैं। मगर जैसे हमें एक राय देने वाले व्यक्ति की ज़रूरत होती है, वैसे हम अपने पेरेंट्स की राय ज़रूर लेनी चाहिए कि ये हम फैसला लेने वाले हैं, अब आप बताइए आपको क्या लगता है, ये सही है कि गलत है। फिर हमने उनकी राय ली, फिर उसके बाद हमें अपने खुले उससे सोचना चाहिए। वेस्टर्न कंसेप्ट को फॉलो करना चाहिए, बट हमें अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम अपने रूट्स भूलते हैं, पेड़ बारिश में नहीं टिक पाता, वैसे ही ह्यूमन बींग्स कैसे टिकेंगे। तो हम अपने डिसीजंस लेने के लिए काबिल हो जाते हैं, बशर्ते हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इमोशनली भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अगर श्रद्धा वॉज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो अपने रूट्स से कनेक्टेड नहीं थी, स्टिल व्हाई शी डिनाइड हर फादर्स एडवाइस? क्योंकि उससे उन्हें लगा कि उसके फादर और वो दोनों एक ही स्लाइड में नहीं है, उसके फादर उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे, और शायद उसके फादर ने, जैसे उनकी बातें नहीं होती थी, फेसबुक पोस्ट से वो दोनों रिलेटेड थे, तो उन्होंने बात करने की आगे नहीं ली। श्रद्धा ने भी एज एन ईगो, एज एन की आई एम नाउ मैच्योर, क्योंकि ये वेस्ट का कंसेप्ट है, आई एम नाउ मैच्योर, मैं अपने फैसले खुद लूँगा, बट दिस इज इन द ट्रूथ। अच्छा, तो यहाँ ये कह सकते हैं कम्युनिकेशन गैप हो गया। कितने आप में से कितने लोग हैं जिनका आपके पेरेंट्स के साथ फ्रेंडली कनेक्शन है कि आप वहाँ सब शेयर कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? मैं खुद अपना हाथ ऊपर करूँगी, क्योंकि मैं अपने दोनों पेरेंट्स एंड मोस्ट मतलब मेरी हर बात में एज अ फ्रेंड मेरी मदर से मैं शेयर करती हूँ, एंड शी इज़ सो कूल अबाउट इट कि वो मुझे हमेशा ऐसी राय देती है, रादर देन बीइंग अ मॉम शी बिकम्स अ फ्रेंड। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारे पेरेंट्स में क्यों नहीं वो पार्टनर, जैसा जब स्टार्टिंग में ही कृति ने कहा था हमें कि एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, तो मैं डेटिंग ऐप के, मुझे लगता है हमें डेटिंग ऐप की ज़रूरत है, एक पार्टनर जिससे हम सब कुछ कह सकें। क्या वो पार्टनर हमारे घर में नहीं हो सकते, हमारे पेरेंट्स नहीं हो सकते? और अगर पेरेंट्स नहीं, मैं तो कहती हूँ अगर हम कंफर्ट जोन में ही नहीं है पेरेंट्स के साथ, हाउ आई कैन डिस्कस समथिंग जो हम अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते, तो मैं अपने भाई बहन से कर लेती हूँ, चलो मैं अपने फ्रेंड से कर लेती हूँ। अच्छा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम अफेयर्स नहीं कर सकते या हम किसी को पसंद नहीं कर सकते, बट क्या वही एक सबसे बड़ा पार्टनर होता है, या क्या वो हमारी लाइफ को डिसाइड करने लगता है? बॉयज़ में कोई बताना चाहेगा कि एक पार्टनर की क्या ज़रूरत है, वाई वी नीड अ पार्टनर, एंड स्पेशली इन दैट पर्टिकुलर केस?
मैनली मैं अगर पार्टनर की बात करूँ तो पार्टनर मैं अपने पेरेंट्स को खुद समझ सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक स्टार्टिंग लेवल से हमें इस लेवल तक पहुँचाया है, वो हमारे सबसे बड़े पार्टनर कहे जाते हैं। और अगर कहा जाए कि ये लिविंग रिलेशनशिप या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो कुछ बात है, ये कोई गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन ये एक लिमिट में होना चाहिए। जो कुछ है मतलब कि वो हम पर अधिकार ना जताए कि हाँ हम जो कह रहे हैं तो आपको यही करना है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए एज अ पॉइंट। और दूसरी बात ये है कि एक मैच्योरिटी होनी चाहिए फ्रेंडशिप में। मैच्योरिटी ये होना चाहिए कि जैसे प्यार होता है, प्यार करना कोई गलत बात नहीं होती, लेकिन प्यार कीजिए, लेकिन प्यार में अंधा मत होइए, ये मेरा कहना है। और अगर जैसे ये मतलब जैसे श्रद्धा में ये भी देखने को आया कि मतलब वो उसको मतलब प्रेशर डाल रहे थे मैरिज करने के लिए, तो ये भी ठीक है, लेकिन हमारा जहाँ तक ये कहना है कि प्यार ये नहीं होता है सच्चा, ठीक है। अगर एक के पेरेंट्स अगर एग्री नहीं हैं मैरिज करने के लिए तो ठीक है, अपने आप में ये एक समझौता कर लेना चाहिए, ठीक है हम एक फ्रेंड रह लेंगे, ठीक है आपकी जहाँ शादी करना है आप कर लीजिए, लेकिन हमें जहाँ करना है ठीक है हम भी कर लेंगे। ये होता है एक सच्चा प्यार कि ठीक है आप जहाँ आप मतलब कि हमारे पेरेंट्स से खुश रह सकें, ठीक है, ये होता है। मॉरल पुलिसिंग एक नया वर्ड है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, और मुझे ऐसा लगता है कि लोग पुलिसिंग शब्द से सोच रहे हैं कि कोई डंडा लेके आएगा और उनको बताएगा कि हाउ दे हैव टू बिहेव या हाउ दे हैव टू रिएक्ट ऑन पर्टिकुलर थिंग्स, या कोई इंसिडेंट आपके आसपास हो रहा है। मॉरल पुलिसिंग से आप क्या समझते हैं? आप मॉरल जो पुलिसिंग है, इसका जो मेजर रोल है वो पेरेंट्स का ही होता है, क्योंकि सबसे पहले जो होते हैं हम लोग के पास जो होते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं, जो हमें समझा सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। पर क्योंकि यहाँ पे जनरेशन गैप आ जाता है, जहाँ पे जो यंग टीनेजर्स हैं और जो हमारे पेरेंट्स हैं, इन दोनों के बीच से कम्युनिकेशन नहीं होती है, तो हम सीख करते कि हम अपने जैसों को ढूंढें। तो मॉरल पुलिसिंग में हमारे जो फ्रेंड सर्कल्स होते हैं वो हमें ये बताएं कि क्या सही है क्या गलत है, और हमें क्या मतलब स्टेप्स लेने चाहिए जो हमारी सोसाइटी को अफेक्ट ना करें और जो हमें मतलब आगे चल के हमारे लिए मतलब उतना नुकसानदायक ना हो। तो मैं ये कह सकता हूँ मॉरल पुलिसिंग होती है, आपको एक सजेशन दे सकते हैं, हम आपको ये समझा सकते हैं, पर ये डिपेंड आपके ऊपर होता है कि आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो या आप एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। बिल्कुल, तो मॉरल पुलिसिंग हम एक्सेप्ट करना चाहते नहीं चाहते, ये एक बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि हमें जब हम किसी धुन में होते हैं या हम कहें किसी घोड़े पर सवार होते हैं, तो हमें लगता है कि जो पास में आ रहा घोड़ा है वो हमसे प्रतिद्वंदी या हमसे रेस कर रहा है, शायद उसको जे फैक्टर हो, जेलेसी फैक्टर हो, इसलिए मुझे ऐसी सलाह दे रहा हो। हम अक्सर ये सोचते हैं कि नहीं हम ही सही है, शायद यही कुछ श्रद्धा के केस में हो, उसको लग रहा था नहीं वो सही है, आफ्ताब सुधर जाएगा, आफ्ताब उससे प्यार करता है, आफ्ताब ने भी आश्वस्त किया होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तभी तो वो इतने टाइम तक अपनी इस रिलेशनशिप को उसका समय देती रही। लेकिन जब क्या हुआ, जब उसको आफ्ताब की सच्चाई पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी समझदारी तो दिखाई, लेकिन कभी कभी ओवर समझदारी भी हमें बैकफायर कर जाती है। लास्ट सवाल, इसके बाद हम अंत करेंगे इस चर्चा का। प्रिवेसी, हम सबके पास फ़ोन्स हैं और मैक्सिमम फ़ोन्स में पासवर्ड है। हम वही बच्चे हैं जिनको चलने से लेकर वॉशरूम तक जाना हमारे पेरेंट्स ने सिखाया, लेकिन आज हम एक प्रिवेसी मेंटेन करते हैं। हमें लगता है ये हमारा सर्कल है, ये प्रिवेसी सर्कल है। हमारा रूम है तो कोई हमसे पूछे बिना एंटर ना हो, हमारा फ़ोन है तो कोई हमसे पूछे बिना एंटर ना हो, या ये कहें कि जो मैंने सोच लिया है उसको कोई बदले ना। क्यों? क्योंकि ये मेरा हक है, जैसा बात की थी, मेरा हक है, मेरा एक पर्टिकुलर एज पे आने के बाद मेरी इतने मानसिकता, इतने विवेक है कि मैं डिसीजन ले सकती हूँ। प्रिवेसी हम क्यों रिस्ट्रिक्ट करते हैं लोगों को हमारे पास आने से? खास करके पेरेंट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी हमारा बहुत ही नज़दीक, हम उसको रिस्ट्रिक्ट क्यों करते हैं? एक लेवल ऑफ प्राइवेसी, कितना लिमिटेशन होना चाहिए, कितनी प्राइवेसी ज़रूरी है लाइफ में? आज की जनरेशन की यही प्रॉब्लम है। पहले उनके पास फ़ोन है, जैसा आपने कहा, उसमें मोस्टली फ़ोन्स में पासवर्ड्स होंगे, लॉक लगे होंगे। वो लोग आजकल पेरेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करते हैं या अपने किसी क्लोज को भी रेस्ट्रिक्ट करते कि आप मेरा फ़ोन मत देखो। बेसिकली उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता, उनकी कुछ चैटिंग्स होगी, कुछ फ़ोटोग्राफ्स होंगी, वो उसे हाइड करके रखना चाहते हैं और नहीं चाहते कि उनका पर्सनल फ़ोन कोई देखे, कोई छुए, कोई खोले उसे। यही आजकल की सोच ही आगे ले जाके बच्चों को किसी चीज़ में कम करवा देती है। मतलब अगर अभी से हम अपने पेरेंट्स से बहुत क्लोज हो जाएं, लाइक हम उनसे अपनी चीज़ें शेयर करें, हम उनसे एकदम से फ्रेंडली हो जाएं,
ऐसा नहीं कि पेरेंट्स हमारी बात नहीं समझेंगे, पेरेंट्स हमें समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग है उनमें भी, वो उन्होंने भी दुनिया देखी, उन्हें एक्सपीरियंस बहुत है। लेकिन बच्चे आजकल डरते हैं कि अगर हम अपने पेरेंट्स से शेयर करेंगे वो हमें इस पर्टिकुलर इंसान से दूर कर देंगे, जो कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम उन इंसान से दूर हों। यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव नहीं देखा जाता है कि वो पेरेंट्स बच्चों के भलाई के लिए कह रहे हैं, उनका उसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बच्चों का ही नुकसान है बाद में। तो इसलिए लोग प्राइवेट कर देते हैं अपना सब कुछ, कि लोग हमारे रूम में ना घुसे। कभी कभी वो कुछ ऐसी चीज़ें भी छुपा के रखते हैं जो नहीं चाहते कि उनके पेरेंट्स देखें। तो यही प्राइवेसी है। तो इस प्राइवेसी में आप कितना प्राइवेट रखती हैं खुद की लाइफ? एक्चुअली मेरे फ़ोन में पासवर्ड लगा हुआ है, बट मेरे पेरेंट्स को, मेरे सिबलिंग्स को सबको पता है मेरा पासवर्ड। मेरे रूम में भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो छुपाया जा सके, मेरे फ़ोन में भी ऐसा कुछ नहीं है जो छुपाया जा सके। हाँ, पैटर्न लगा हुआ है, बट वो खुद की सिक्योरिटी के लिए, आसपास की सिक्योरिटी के लिए, ताकि कोई अदर मेरा फ़ोन ना देखे। उसमें कुछ पैसे वगैरह का भी रहता है ऑनलाइन, उसकी प्राइवेसी है। बिल्कुल। तो यानी ये कहा जाए कि ये पूरी जो हमारी चर्चा हुई, इसमें मुझे एक पॉइंट सबसे ज़्यादा समझ में आया, वो है कि हम बात करने के लिए जिन्हें चुनते हैं, हम सोचते हैं कि हम इनसे बात कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, या ये कहा जाए हमारी प्राइवेट लाइफ के बारे में। वो इंसान कैसा है वही सब कुछ मैटर करता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सिर्फ पेरेंट्स से ही बात करें, लेकिन हम जिस इंसान को चुन रहे हैं वो इंसान भी इतना सक्षम होना चाहिए, इतना एलिजिबल होना चाहिए कि वो हमें बता पाए कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर श्रद्धा ने अपने पिता से बात करनी नहीं चाही, तो उनके पिता को भी शायद कुछ ऐसा रवैया अपनाना ज़रूरी होगा कि वो श्रद्धा से बात करते। और अगर श्रद्धा को लग रहा था कि वो अपने पिता से बात नहीं कर सकती, अपने दोस्तों से बात कर सकती हैं, तो शायद उनके दोस्त भी एक अच्छे सलाहकार साबित होते, एक अच्छे काउंसलर साबित होते। लेकिन तब बात वहीं आ जाती है प्रिवेसी, जो अभी इन्होंने बोला कि मैं प्राइवेट रखना चाहती हूँ। बहुत से लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मैं बात करूँगी तो शायद मैं जज हो जाऊँगी। हम जज नहीं होना चाहते आज की सोसाइटी में। कहेंगे कि अरे ये क्या बेवकूफ़ है यार, अरे तू बेवकूफ़ बन गई, तू तो बहुत समझदार थी यार। ये इस चीज़ से हमें आगे बढ़ना होगा। हमें अपने जितनी भी खामियां हैं, जितनी भी कमियां हैं, उनको एक्सेप्ट करना होगा, रादर देन थिंकिंग कि शायद हम जज हो जाएंगे। और अगर हम जजमेंट का ये तमगा ही हटा देंगे तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। हम ये भूल जाएंगे कि अगर मैं अपना दिल खोल के, आज मैं कृति के सामने अपना दिल खोल के रख दूं, तो मुझे ये डर नहीं होना चाहिए कि कृति मुझे जज करेगी। अगर हम ऐसे इंसान से बात करेंगे तो फॉर श्योर हमें कुछ ऐसा रास्ता मेन जो आ जाता है सोसाइटी की प्रॉब्लम, कि अगर जजमेंट होगी तो सोसाइटी क्या कहेगी कि इसकी जजमेंट हो गई, हाँ लोग क्या कहेंगे, ये मेन स्टेटमेंट है। इज इट अ राइट रीजन? यही एक रीजन है कि हम पेरेंट्स से बात नहीं करते क्योंकि वो हमें सोसाइटी का हवाला देते हैं। मैम एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम ही आती है कि जब भी हम लोग पेरेंट्स से डिस्कस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो जाता है कि पेरेंट्स ऑलवेज अपने थॉट हम पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इसका मेन सॉल्यूशन यही हो सकता है कि हम जिससे भी बात कर रहे हैं वो इंसान ये भी समझे कि उस इंसान के भी कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ हैं। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर सामने वाला इंसान हमारी बातों पे एग्री कर रहा है तो हम उसकी दूसरी बातें सुनेंगे। अगर हमने ये सोच लिया कि जो हमारे पेरेंट्स हैं या जिस भी इंसान से हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंसान ऐसा है कि वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हम पे इम्प्लीमेंट करना चाहते, तो हम कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे। इसी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा प्राइवेसी रखने लगते हैं कि हम तो जो बोलेंगे वो तो किसी को समझना नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल, यानी ये कहा जाए कि आजकल के जितने भी युवा हैं उनका ये मानना है कि हमें प्रिवेसी भी चाहिए, लेकिन ऐसा इंसान हमें खुद चुनना होगा जो हम जिससे आश्वस्त हो सके कि हाँ ये हमें सही राह दिखाएगा। और उसके लिए हमें उसके कुछ पॉइंट्स को मानना भी चाहिए और कुछ पॉइंट्स पे रिस्ट्रिक्ट भी करना चाहिए कि वो हमारी लाइफ को ना चलाए या हमारी लाइफ को किंग ना बन जाए कि वो जो कहेगा हम वही करेंगे। और पेरेंट्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप की भी आज के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो हमारे साथ टाइम के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनको अपने टाइम में लेकर साथ में चलें और उनसे भी चीज़ें डिस्कस करें। शायद वो एक अच्छे काउंसलर भी साबित हो सकते हैं और मॉरल पुलिसिंग भी, जो हम आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से आज का ये टॉपिक था श्रद्धा मर्डर केस पर, हमने जाना कि युवाओं का क्या नज़रिया है। उनका कहना है कि लोग ज़रूरी होते हैं बातचीत के लिए, फ्रेंड्स भी ज़रूरी हैं, एक पार्टनर भी ज़रूरी है, तभी डेटिंग ऐप्स की लोग बात करते हैं, आकर्षित होते हैं, उस पर अपने पॉइंट्स डालते हैं, एक्सपेक्टेशंस डालते हैं। लेकिन जब ये एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं होती हैं तो डिसअपॉइंटमेंट्स आती है और ये डिसअपॉइंटमेंट्स कहीं ना कहीं आपसे क्राइम भी करवा देता है। तो बोलो बोलो मुँह तो खोलो में फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।